सबसे पहले तो एक आपकी जो सभी स्टूडेंट्स की समस्या है कि सर कुछ ऐसा करें कि जो केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 24-25 क्वेश्चन ऐसे हो कि जो हम इजीली कर पाए। तो उसके लिए आज एक छोटा सा मेरा प्रयास स्टार्ट किया है। ये प्रयास कितना लंबा चलेगा, 1.5 महीने का समय है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पहली बात तो अपने दिमाग में से इस बात को उतार लें कि सर अगर हम आपकी क्लासेस को शेयर करते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। ऐसा कतई नहीं होता। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं और उतनी ज़्यादा हमारे अंदर ललक आती है कि स्टूडेंट्स को नए नए तरीके से समझाएं। पहली बात तो अपने दिमाग में एक बात याद रखें कि क्लास में 250 बच्चा होता है, टीचर सबको एक ही पढ़ाता है, लेकिन सेलेक्ट कुछ ही होता है। आज से जो नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उनका उद्देश्य इतना सा है कि जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारे ये टॉपिक्स कि कुछ भी हो केमिस्ट्री में, कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 100% या इजी तरीके के होंगे और जो आते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 40 में से करीबन 24-25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप मुश्किल से 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। आज से जो क्वेश्चंस की अपन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो पुराने क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है और आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये जो क्लासें हैं रोज सर 15-20 मिनट की ले रहे हैं, लेकिन इनका एक एग्जामिनर के पास ट्रेंड है, वो उसी सीक्वेंस पर चल रहा है। जैसे इस बार भी जो फर्स्ट ग्रेड के ऊपर जो दोनों क्वेश्चंस आए वो पिछली फर्स्ट ग्रेड के ऊपर डिपेंडेंट थे। अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें, आप तैयारी अच्छे से करें, आपके मनोबल में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 1.5 महीने का समय है, हमने सेकंड ग्रेड को समय दिया है और बार बार हर स्टूडेंट जो सेकंड ग्रेड साइंस से तैयारी करता है उसके लिए मैं फिर एक ही बात कहूंगा कि मुझे कितने ही साल मतलब 2008 से लगातार मैं सेकंड ग्रेड पढ़ा रहा हूं, तो ये पहला सेकंड ग्रेड ऐसा होगा जो सबसे इजी होगा। एक छोटा सा आप एक बात ध्यान रखें, 1500 सीटें हैं और मेरा मानना यह है कि इसके अंदर मुश्किल से 10,000 बच्चा भी नहीं है जो प्रिपरेशन कर रहा है। दूसरी वैकेंसीज में आपको दिख रहा है कि 4,000-5,000 सीटें हैं, लेकिन उसके अंदर 2 से 2.5 लाख लड़का तैयारी करे। ये सिलेबस अब कोई लड़का चाहे मैं तैयार कर लूं वो संभव नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे कि एग्जाम बाद अब हमारे पास 1.5 महीने का समय है, अब हम उस एग्जाम की तैयारी कर लें तो आप इजीली कर लें। इसीलिए बिना झिझक के, बिना डरे, जो लड़के या जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे जो भी है, अगर वो सेकंड ग्रेड की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसी में लगे। सबसे इजी एग्जाम इस साल का ये होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी इजी था, वो बात अलग है। स्टूडेंट्स बात नहीं मानता कि आरपीएससी का एक फिक्स ट्रेंड है, मुझे उस ट्रेंड को पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आज जो मैंने पहला टॉपिक लिया है वो दैनिक जीवन में रसायन लिया है। इसमें हमारे 3 कोर्स में 3 टॉपिक्स है। एक तो आपकी ड्रग्स का मतलब दवाइयों के बारे में बात की गई है। दूसरा हमारे कोर्स में फूड प्रिजर्वेटिव्स दे रखे हैं, खाने को जो खराब होने से बचाते हैं उनका एक एग्जाम्पल याद रखना है। और तीसरा आपको डिटर्जेंट दे रखे हैं। इनमें से आप ये मान के चलें कि दैनिक जीवन में रसायन में से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 1 या 2 आने हैं। हो सकता है आपसे सॉल्यूशन का क्वेश्चन ना हो सकता है इलेक्ट्रो का ना हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपसे इजीली होगा। 40 क्वेश्चनों में से 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप महज 20 से 25 दिन में तैयार कर सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। अब देखो एक ट्रेंड बना हुआ है आरपीएससी का, इस क्वेश्चन को ही वो पकड़ के बैठा हुआ है। इनमें से एंटीहिस्टामिन ड्रग कौन सी है? अब एंटीहिस्टामिन दवाइयां कौन सी होती है? आप सबको पता है, वो दवाइयां जो एलर्जी के समय दी जाती है वो दवाइयां एंटीहिस्टामिन ड्रग है। एंटीहिस्टामिन ड्रग का ही दूसरा नाम एंटी एलर्जिक ड्रग है। जैसे कई बार ऐसा होता है आपके शरीर पर लाल रंग के दाने निकल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो अपन दवाई ले लें, तो उस समय जो दवाई दी जा रही है वो एंटीहिस्टामिन ड्रग है। कई बार हमारे जुकाम हो जाती है, कहते हैं कि साहब एलर्जी हो गई, उस समय जो दवाई दी जा रही है वो एंटी एलर्जिक ड्रग है। हमारे राजस्थान बोर्ड की किताब के अंदर 3 या 4 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, 3 या 4 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो एंटी एलर्जिक ड्रग के हैं। उन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है
तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनमें से वो कौन सी दवाई है जो एंटीहिस्टामिन का काम करती है। एंटीहिस्टामिन का मतलब जो एलर्जी के समय दी जाती है, जब हमारे शरीर में दाने हो जाते हैं, जुकाम हो जाती है, उस समय दी जाती है, वो एंटीहिस्टामिन ड्रग है। पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है डाइफेनिलहाइड्रामीन। पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है डाइफेनिलहाइड्रामीन। खाना खाते समय 10-15 मिनट का वीडियो रोज डालूंगा, आप खाना खाते समय बस देख लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं 40 में से 25 क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलेंगे। एंटीहिस्टामिन ड्रग का एग्जाम्पल कौन सा है? डाइफेनिलहाइड्रामीन। तो पहला एग्जाम्पल एंटीहिस्टामिन ड्रग, एलर्जी के समय जो दवाइयां देते हैं वो एंटीहिस्टामिन ड्रग है, और उसका पहला एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है? डाइफेनिलहाइड्रामीन एक दवाई का नाम है जो हमें कब दी जाती है? एलर्जी हो जाती है। क्लोरामफेनिकोल इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आएगा, ये एक एंटीबायोटिक है। नॉरएथिंड्रोन, ये भी आपसे पूछा जा चुका। देखो आरपीसी का कितना अच्छा ट्रेड, ये क्वेश्चन 2011 में, इनमें एंटीहिस्टामिन ड्रग कौन सी? डाइफेनिलहाइड्रामीन। अगली साल क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्लोरामफेनिकोल क्या है? कुछ नहीं किया, ये ऑप्शन रखे। उससे अगली साल क्या पूछा गया? नॉरएथिंड्रोन क्या है? इसी साल हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया ओमेप्राजोल क्या है। देखिए 2011 के क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एंटीहिस्टामिन ड्रग का एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। डाइफेनिलहाइड्रामीन एंटी क्या है? एंटीहिस्टामिन ड्रग है, एलर्जी के समय दी जाने वाली दवाई है। पहला क्वेश्चन वापिस पूछा गया अपने दिमाग में, क्योंकि आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप सब जानते हैं एंटीबायोटिक क्या होते हैं। आप सबको पता है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किए जाते हैं, और सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए ही दिए जाते हैं, क्या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए दी जाते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। दो एंटीबायोटिक आपको याद रखने हैं, एक तो होता है सीमित एंटीबायोटिक और एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अपने दिमाग में रखें एंटीबायोटिक, ध्यान रखें। अब देखो आपको अपने आप ट्रेंड समझ में आएगा। ये 2011 का क्वेश्चन इसी तरीके का, मतलब 3 तरह के क्वेश्चन है, उन्हीं को एग्जामिनर कभी यू पकड़ रहा है, कभी यू पकड़ रहा है। हमें ध्यान रखना है कि जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक आप सब जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर खूब लिखता है कि साहब इसको तो एंटीबायोटिक दे दो। अब एंटीबायोटिक जो है वो 2 तरह के हैं, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है संकीर्ण एंटीबायोटिक, और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अपने दिमाग में इतना सा याद रख लें, सबको पता है सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी? सबने पढ़ा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबने पढ़ा है फफूंद पेनिसिलियम नोटेटम, और सबने पढ़ा है पेनिसिलिन। याद रखें पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आपको पता है एंटीबायोटिक 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो वो होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करें, ग्राम नेगेटिव पर भी काम करें। नैरो स्पेक्ट्रम संकीर्ण सोच है, या तो मैं ग्राम पॉजिटिव पे ही काम करूंगी या मैं ग्राम नेगेटिव पे ही काम करूंगी, एक पर काम करूंगी, वो नैरो स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा सब क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन से? जो ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करें, ग्राम नेगेटिव पर भी काम करें, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इतना सा याद रख लें, पेनिसिलिन जी कौन सी है? नैरो स्पेक्ट्रम। शेष कौन सी है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्लोरामफेनिकोल क्या है? एंटीबायोटिक है। कौन सी एंटीबायोटिक है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखिए जब भी एग्जाम में आप दें, तो इस साल भी बड़ी समस्या हुई, हिंदी में कुछ और लिखा रहा था, इंग्लिश में कुछ और लिखा रहा था, वो बात अलग है। आजकल ऐसी स्थिति आती है तो आरपीएससी क्वेश्चंस को डिलीट कर देती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश वाला मान्य होता है। तो जब भी आप एंटीबायोटिक देखें, एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। और पूछा गया है क्लोरामफेनिकोल क्या है? क्लोरामफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो केवल आपको एक ही याद रखना है, वो कौन सा याद रखना है? पेनिसिलिन जी याद रखना है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने कौन सा पढ़ा? इसके अलावा सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम याद कर लो, पेनिसिलिन जी शेष ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो क्लोरामफेनिकोल क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पहले के समय जब टाइफाइड हो जाता था तो उस समय इस एंटीबायोटिक को टाइफाइड के समय दिया जाता था। क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीफर्टिलिटी ड्रग कौन सी है? प्रतिजनन क्षमता। आप सबको पता है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, जो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, उनको एंटीफर्टिलिटी ड्रग कहते हैं।
राजस्थान बोर्ड की बुक में यही एग्जाम्पल दे रखा है, नॉरएथिंड्रोन, यही आपसे पूछा गया। इनमें एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन सी है? नॉरएथिंड्रोन आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। तो तीन चीजें आपके समझ में आई, कुछ भी नहीं, एक बार फटाफट जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूं, 2 मिनट में याद हो जाएगा। एंटीहिस्टामिन ड्रग, एंटीहिस्टामिन ड्रग वो जो एलर्जी के समय दें। पहला एग्जाम्पल हमने याद कर लिया, डाइफेनिलहाइड्रामीन। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया, 2 तरह के एंटीबायोटिक हैं, एक तो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम कौन, या तो पॉजिटिव पे एक्शन करें या नेगेटिव पर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन, जो दोनों पर एक्शन करें। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन याद करेंगे, सबसे पहला निर्मित एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पढ़ा था हमने, उसका जी वाली फॉर्म नैरो स्पेक्ट्रम है, सिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्लोरमफेनिकोल क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। फिर हमने पढ़ा एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या है, प्रतिजनन क्षमता ड्रग क्या है। सीधी सी बात, गर्भ निरोधक गोलियां जनन क्षमता को मतलब उत्पादन को जो कम करे, कहने का मतलब जनसंख्या नियंत्रण के अंदर जो दवाइयां काम में आती हैं वो आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। उसका एग्जाम्पल क्या है? नॉरएथिंड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? देखो फिर आरपीएससी ने वही क्वेश्चन उठा लिया। पहले तो ये पूछा इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है, फिर क्या पूछता है इनमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है। अभी भी मैंने कहा कि जो पेनिसिलिन जी है, जो पेनिसिलिन जी है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक में क्या याद करना है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो आप याद रखेंगे पेनिसिलिन जी। शेष ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गए कौन कौन से? क्लोरमफेनिकोल अभी अभी हमने पढ़ा था, टाइफाइड में देते हैं, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। घबराना कुछ नहीं है, धीरे धीरे खाना खाते समय पढ़ो, याद हो जाएंगे अपने आप। पेनिसिलिन जी आपका नैरो स्पेक्ट्रम है, जबकि शेष एंटीबायोटिक हमारे कोर्स में कैसे हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगला फिर वही क्वेश्चन, ये पिछली साल फर्स्ट पीरियड में आया था, इनमें एंटीहिस्टामिन ड्रग कौन सी है? अगर आप देखेंगे राजस्थान बोर्ड की बुक को तो उसने 3 नाम दे रखे हैं, तीनों पूछे जा चुके। एक बार तो पूछा गया डाइफेनिलहाइड्रामीन एंटीहिस्टामिन ड्रग है, और बाकायदा एक नाम दे रखा है राजस्थान बोर्ड की बुक में, सेल्डन, सेल्डन, टरफेनाडीन, टरफेनाडीन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टरफेनाडीन, सेल्डन। टरफेनाडीन या सेल्डन जो है वो आपकी कौन सी ड्रग है? ये भी एंटीहिस्टामिन ड्रग है। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग 2 हो गई, एक तो डाइफेनिलहाइड्रामीन हो गई, दूसरी सेल्डन हो गई। सेल्डन को ही हम क्या कहते हैं? टरफेनाडीन कहते हैं। ये भी कौन सी ड्रग है? एंटीहिस्टामिन। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, आरपीएससी ने एक ही चीज लेके बैठ गई, या तो एंटीबायोटिक या क्या लेके बैठ गई? एंटीहिस्टामिन। अगर आप पुराने क्वेश्चंस को देखें तो आरपीएससी में को देखें तो आपको लगेगा अपने आप कि या तो मुझसे एंटीहिस्टामिन पूछ रहा है या एंटीबायोटिक पूछ रहा है। और राजस्थान बोर्ड की बुक में मात्र ये दोनों चीजें एक एक पेज में लिखी हुई हैं, तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन इसी से तैयार हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सेल्डन एंटीहिस्टामिन ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक। अब देखो मैंने कहा एंटीबायोटिक 2 तरह के हैं, 2 कैटेगरीज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक 2 तरह की कैटेगरी बताई, एक तो बताई नैरो और एक बताई ब्रॉड। नैरो में तो केवल एक ही एग्जांपल याद करना है, क्या? पेनिसिलिन जी। ब्रॉड में क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल मेन ये याद रखना, यही पूछा जाता है, क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब एक एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन और है, एक तो एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जिन्हें बोला जाता है जीवाणुनाशी। जीवाणुनाशी, देखो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा था आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में, और इस साल भी पूछा है, जीवाणुनाशी। एक होते हैं जीवाणुरोधी। एंटीबायोटिक 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक जीवाणुनाशी, नाश का मतलब नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरिया को मारेगा। जीवाणुरोधी बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने से रोकेगा। ऐसे याद करें कि बिल्ली जो है, बिल्ली, कैट, CAT, कैट, कैट, बिल्ली जीवाणुरोधी, बिल्ली जीवाणुरोधी है। C का मतलब है क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल। A का मतलब है एरिथ्रोमाइसिन, T का मतलब है टेट्रासाइक्लिन, कैट, CAT, कैट। कैट बिल्ली जीवाणुरोधी है, बिल्ली जीवाणुरोधी है, ये जीवाणु की वृद्धि को रोक देगी, बिल्ली जीवाणुरोधी है। C का मतलब यहां क्लोरमफेनिकोल से है। A का मतलब क्या है? आपके एरिथ्रोमाइसिन से है।
टी का मतलब टेट्रासाइक्लिन से है, कैट जीवाणुरोधी है, रिमेनिंग जीवाणुनाशी है। जीवाणुनाशी कौन है? ओफ्लॉक्सासिन। ऐसे याद कर लें। पीओ, बैंक में एक अधिकारी हैं जिनका नाम है पीओ। पीओ साहब क्या है? एमिनोग्लाइकोसाइड। पीओ है जो है बैंक में जो व्यक्ति है वो है पीओ साहब, उनका नाम है एमिनोग्लाइकोसाइड। पीओ जो साहब है वो जीवाणुनाशी है, वो नाश कर देते हैं। पी का मतलब पेंसिलिन, ओ का मतलब ओफ्लॉक्सासिन, एमिनोग्लाइकोसाइड। पीओ साहब क्या है? जीवाणुनाशी है, जबकि जो बिल्ली है वो जीवाणुरोधी है। सी का मतलब क्लोरमफेनिकोल, ए का मतलब एरिथ्रोमाइसिन, टी का मतलब टेट्रासाइक्लिन। कुछ नहीं करना, खाना खाते समय देखना है, एक दो बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे, ज्यादा नहीं तो इतना तो याद होगा। बिल्ली जीवाणुरोधी है, पीओ साहब जीवाणुनाशी है, पी का मतलब पेंसिलिन है, ओ का मतलब ओफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन जीवाणुनाशी। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ये कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे फर्स्ट ग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन नार्कोटिक्स पीड़ाहार, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया, अभी वापस में देखूंगा यही क्वेश्चन वापस हूबहू ऐसे रिपीट होंगे। पीड़ाहारी आप सबको पता है, पीड़ाहारी बाम। जब आपको दर्द हो जाता है तो जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें पीड़ाहारी दवाइयां कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा पीड़ाहारी। पीड़ाहारी दवाइयों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं, इंग्लिश में ही याद करें, पीड़ाहारी, इंग्लिश में बोलते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक पीड़ाहारी दवाइयां दो तरह की है। एक को बोलते हैं नार्कोटिक, एक को बोलते हैं नार्कोटिक, एक को बोलते हैं नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक हिंदी में देखें तो इसे बोलते हैं, नार्कोटिक को बोलते हैं शायद स्वापक। स्वापक हिंदी से कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, दर्द की दवाइयां दो तरह की होती है। कुछ दर्द की दवाइयां तो ऐसी होती है जो दर्द को तो कम करती हैं, लेकिन अगर आप रोज रोज लोगे तो फिर उसके आदी हो जाओगे। अब अपने आप आपको पता चल रहा होगा, मार्फिन के आदी होंगे, हेरोइन के आदी होंगे, कोडीन के आदी होंगे। मार्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये तीनों तो ऐसी दवाइयां हैं जो दर्द को कम तो करेगी, लेकिन व्यक्ति अगर रोज रोज लेगा तो थोड़े दिन बाद तलब होने लग जाएगी, यार आज तो मैं मार्फिन लूंगा, आज तो कोडीन लूंगा। देखा भी होगा बहुत सारे लोग खांसी की सिरप पीते थे पहले, आजकल तो बंद हो गया क्योंकि उसमें कोडीन होती थी। तो मार्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये तो ऐसे दर्द को कम करने वाली दवाइयां हैं जो नार्कोटिक है। नार्कोटिक का मतलब जिनकी ड्रग्स की आदत पड़ जाए। नॉन नार्कोटिक क्या है? कभी आपने देखा है कि ऐसा लगता है कि आपको सुबह उठते यार आज तो पैरासीटामोल खाऊं, कभी लगता है कि आज एस्प्रिन लूं। तो पैरासीटामोल और एस्प्रिन ये दो दवाइयां ऐसी हैं जो दर्द को तो कम करती हैं, लेकिन नार्कोटिक नहीं होकर बल्कि कौन सी है? नॉन नार्कोटिक है। तो देखो आपसे ये पूछा गया, इनमें नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी, पीड़ाहारी से सोचेंगे दर्द को कम करे। नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक का मतलब उसकी हमें क्या नहीं लगनी चाहिए? आदत नहीं लगनी चाहिए। मार्फिन की तो लगती है, हेरोइन की तो लगती है, कोडीन की लगती है। आंसर क्या चला गया? पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड में इस साल आया है, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कमी है। क्वेश्चन ये पूछा गया एंटी हिस्टामिन ड्रग नहीं है, बल्कि यहां क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सी है। ये जो आइप्रोनियाजिड दे रखा है, पहला इस साल का ये 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, आइप्रोनियाजिड। आइप्रोनियाजिड जो ड्रग होती है वो तो क्या है, डिप्रेशन में काम आती है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो जो दवाइयां देते हैं वो आइप्रोनियाजिड है। रेनिटिडीन और सिमेटिडीन ये दोनों दवाइयां ऐसी हैं जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उस समय जो दवाई देते हैं वो रेनिटिडीन, सिमेटिडीन है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, एंटी हिस्टामिन ड्रग है तो फिर तीसरी जो राजस्थान बोर्ड की किताब में जो ड्रग का नाम दे रखा है वो दे रखा है ब्रोम्फेनिरामाइन। ब्रोम्फेनिरामाइन, ब्रोम्फेनिरामाइन। तो देखो तीन ड्रग हो गई, तीन ड्रग है किताब में। एक तो है डाइफेनिलहाइड्रेमीन, दूसरी हमने पढ़ी सेल्डेन, और तीसरी बॉम्बे से ब्रोम्फेनिरामाइन। ये आपकी एंटी हिस्टामिन ड्रग है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 होना चाहिए, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ये होना चाहिए इनमें एंटी हिस्टामिन ड्रग है, जबकि वहां लिखा हुआ था कि इनमें एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सी नहीं है। आइप्रोनियाजिड है, ये एंटी डिप्रेशेंट है, डिप्रेशन में काम आती है। रेनिटिडीन और सिमेटिडीन पेट में एसिडिटी होती है तब काम आती है। तो इसका आंसर ब्रोम्फेनिरामाइन होना चाहिए, या ये क्वेश्चन डिलीट होगा। वही क्वेश्चन वापस 18 अक्टूबर को आया।
अधोलिखित दर्द निवारक दवाइयां दे रखी हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड बदला हुआ है, क्वेश्चन वही आएगा, बार बार कह रहा हूं कि दर्द की दवाइयां लिख दी। पूछ रहा है नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक का मतलब जिसकी आदत नहीं होती। मार्फिन की तो होती है, हेरोइन की होती है, किसकी नहीं होती? एस्प्रिन और पैरासीटामोल। तो आंसर क्या हो गया? एस्प्रिन और पैरासीटामोल। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला, इतनी ही क्लास चलेगी 15 मिनट की। और आप ये मान के चले जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो सारे मैं रटा दूंगा, बशर्त वो आप पे डिपेंड करेगा, आप मेरी वीडियोस को कितना शेयर करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। इनमें से वो कौन सी, दूसरा हमारे कोर्स में दे रखा है उन्होंने, सिलेबस में देखोगे, फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो हमारे खाने को खराब होने से बचाते हैं। जैसे आप सबने देखा होगा अचार है, अचार जब हम डालते हैं तो सबसे पहले उसमें नमक डाला जाता है। नमक क्यों डाला जाता है? ताकि अगर उसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव हो भी तो उसको खराब होने से क्या किया जा सके? बचाया जा सके। सूक्ष्म जीव को खराब होने से क्या किया, मतलब सूक्ष्म जीव को, जैसे अचार जब हम डालते हैं तो उसके अंदर आप सबको पता है, अचार जब अपन डालते हैं तो अचार के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले तेल डालते हैं और साथ ही साथ नमक डालते हैं। तो आखिरकार तेल और नमक क्यों डालते हैं? वो इसीलिए कि स्वाद आता है, स्वाद नहीं बल्कि अचार को खराब होने से जो बचाए। तो क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से खाद्य परिरक्षक कौन सा है? खाद्य परिरक्षक का मतलब जो खाने को खराब होने से बचाता है, जिसके अंदर मैंने कहा नमक, साथ ही साथ तेल, और जैसे अपना मुरब्बे वगैरह आते हैं। अच्छा, जो मुरब्बा आता है, मुरब्बा तो देखा होगा वो मुरब्बे वगैरह चीनी में डले हुए होते हैं। उसका कारण क्या है कि वहां जो चीनी है वो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करती है, खाने को खराब होने से बचाती है। और सबसे ज्यादा जो खाद्य परिरक्षक का एग्जाम्पल पूछा जाता है वो आपका कौन सा पूछा जाता है? सोडियम बेंजोएट। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? उपरोक्त सभी रहा। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? उपरोक्त सभी। इनमें से वो कौन सा है जो फूड प्रिजर्वेटिव है? नमक भी है, चीनी और वनस्पति तेल भी है, सोडियम बेंजोएट भी है, और इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड है। अब देखिए हमारे कोर्स में डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट आपको 3 तरह के डिटर्जेंट पता होंगे। एक डिटर्जेंट तो होता है ऋणायनिक, जिसमें ऋणायनिक भाग आपको बड़ा दिखेगा। दूसरे होते हैं धनायनिक, तीसरा होता है डिटर्जेंट का टाइप अनायनिक। अब आपसे एग्जामिनर अगर डिटर्जेंट पर क्वेश्चन पूछता है, डिटर्जेंट सब जानते हैं, अपमार्जक, निरमा, 3 तरह का होता है, ऋणायनिक, धनायनिक और अनायनिक। ऋणायनिक डिटर्जेंट के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक तो होता है इसमें सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, दूसरा सोडियम डोडेसिल, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। धनायनिक डिटर्जेंट में ये याद रखना है, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। कई बार पूछा जा चुका है, ये आरपीएससी भी पूछ चुकी। सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड किस तरह का डिटर्जेंट है? और अनायनिक डिटर्जेंट में आपको याद रखना है ये किस किस से मिलकर बनता है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और स्टेरिक एसिड्स। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और स्टेरिक एसिड से अनायनिक डिटर्जेंट बनता है। हमसे पूछा गया सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड ये किस तरह का डिटर्जेंट का उदाहरण है? तो आप ये कहोगे ये धनायनिक टाइप के डिटर्जेंट का उदाहरण है। देखो कैसे, हमने कहा सबसे पहले आप अमोनियम को पकड़े, अमोनियम आपको पता है NH4+ होता है, ये अमोनियम साथ में ब्रोमाइड। ये ट्राइमेथिल का मतलब 3 मैथिल लगे हुए, सेटिल का मतलब यहां 16 से, ये चीज है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। दिख रहा होगा इसमें धनायनिक वाला भाग बड़ा है, इसीलिए इस डिटर्जेंट को हम क्या कहते हैं? धनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। तो सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड किस तरह का उदाहरण है? आप ये कहोगे ये धनायनिक डिटर्जेंट का उदाहरण है।
दूसरा सोडियम लॉरेल सल्फेट को देखें। सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है? CH3 CH2 CH2 O SO3 और Na+। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, रेनाइनिक पार्ट बड़ा है, इसे सोडियम लॉरेल सल्फेट कहते हैं, इसीलिए रेनाइनिक डिटर्जेंट है। दूसरा हमने क्या कहा? सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो सबसे पहले आपने बनाया बेंजीन, सोडियम सल्फोनेट, डोडेसिल का मतलब 12 से है, डोडेसिल इस तरह, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, रेनाइनिक धनाइनिक। रेनाइनिक भाग बड़ा भाग है, इसीलिए आप इसको रेनाइनिक डिटर्जेंट कहेंगे। तो याद रखें, जिसमें अमोनियम की आवाज आए, अमोनियम मतलब धनायन, ये तो धनाइनिक डिटर्जेंट है। सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोट रेनाइनिक डिटर्जेंट है। और अनायनिक डिटर्जेंट का उदाहरण पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और स्टेरिक एसिड से बनता है। तो मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं आपके दैनिक जीवन में रसायन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और आप मेरा विश्वास करें, जितना मेरा अनुभव है, इस बार भी स्टूडेंट नहीं माना था। फर्स्ट ग्रेड में मैंने खूब कहा था, बेटा मान जाओ, पुराने क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, एग्जामिनर वहीं पूछेगा। और जो 6-7 क्वेश्चन आए अलग तरह के, वो किसी को नहीं आए और वो किसी के नोट्सों में भी नहीं मिले। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 40 में से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी गोइंग, मात्र 20 से 25 दिन में मैं तैयार करा दूंगा। शेष कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो टाइम लेते हैं, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रो, थर्मो, फिर भी मैं उनमें कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे पॉइंट आपको डायरेक्ट बता दूं जिनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।